अब फोर्स एंड एनएलएम की जब हम बात करते हैं तो देखिए फोर्स होता क्या है। फोर्स है बल। अब इस बल को जब भी आप याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे मास है, मास इंटू एक्सीलरेशन। ये क्या होता है अभी हम देखते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि फ़ोर्स के उदाहरण क्या हैं। फ़ोर्स के उदाहरण जैसे आप देखोगे टेंशन तनाव जो होता है, जैसे रस्सी है। अब एक रस्सी से कुछ भी आपने लटका रखा है तो इस रस्सी में एक तनाव पैदा हो रखा है। उस तनाव की वजह से ये चीज़ नीचे नहीं गिर रही है। वो तनाव कहाँ, ये चीज़ नीचे क्यों गिरना चाहती है? क्योंकि इस पर धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, जिसको हम वेट भी बोल देते हैं कई बार, WEIGHT। तो पृथ्वी की दिशा में वेट लग रहा है, लेकिन इसको रोक के कौन रख रहा है? तनाव या टेंशन, वो भी एक बल है। इन दोनों बलों की वजह से ये रुका हुआ है। मान लीजिए ये रस्सी कमज़ोर है और ये टूट जाए, तो अब ये जो बल, तनाव, जो टेंशन इसको ऊपर की तरफ धकेल रहा था, वो अब हट चुका है। तब ये जो चीज़ होगी ये कहाँ गिर जाएगी? नीचे। क्यों गिरेगी नीचे? वेट की वजह से, पृथ्वी की दिशा में जो बल लग रहा है उसकी वजह से। तो टेंशन भी एक फोर्स है और वेट भी एक फोर्स है। ऐसे ही फ्रिक्शन, कोई भी सरफेस है जिस पे आप चलते हो उस पर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन रहता है। वो फ्रिक्शन आपको पीछे की तरफ धकेलता है और आप आगे की तरफ जाते हो। तो इसीलिए जब आप कोई गाड़ी चलती है या कोई वस्तु चलती है, आप चलते हो, तो हर व्यक्ति के ऊपर पृथ्वी का एक, या जो सरफेस है उसकी, उस सरफेस का फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तभी आप अपने आप को आगे धकेलते हो, और जब आप खड़े हुए हो तो वो फ्रिक्शन फोर्स आपको रोक के रखता है। और इसीलिए जब आप जोर लगाते हो तब उस फ्रिक्शन फोर्स को काटते हुए आप आगे बढ़ते हो। तो फ्रिक्शन भी होता है। ऐसे ही कुछ एक्सटर्नल फोर्स होते हैं, जैसे पुश, जैसे पुल, ठीक है, धक्का देना, खींचना, ये सब फोर्सेस हैं। अब इसमें एक चीज़ आ रही है मास। मास क्या होता है? देखिए दो चीज़ें हैं हमने पढ़ी, मास और वेट। देखिए मास जो होता है उसको हम केजी में डिनोट करते हैं, वेट को न्यूटन में। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा वेट एक फोर्स है। तो मास जो है वो एक्चुअल अमाउंट ऑफ मैटर है किसी भी चीज़ में, कोई इंसान, कोई वस्तु, कोई जानवर, उसमें जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ मैटर है उसे हम बोलते हैं मास। इसको केजी में हम डिनोट करते हैं। और ये जो मास है ये यूनिवर्सल रहता है। यूनिवर्सल का मतलब पूरी दुनिया में ये मास वही रहेगा। मतलब आप धरती पे हो, आकाश पे, आकाश, चांद, तारे, कहीं पे भी चले जाओ, मास वही रहेगा। लेकिन वेट क्या है? वेट है ग्रेविटेशनल फोर्स बाय अर्थ, उस चीज़ पर, उसी व्यक्ति पर, उसी चीज़ पे, उसी वस्तु पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस फोर्स को वेट बोलते हैं। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो ये जो वेट है ये क्या हो गया? फोर्स, दैट इज़ MA। अब धरती के केस में जो एक्सीलरेशन होता है ये होता है G, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेट को बोल देते हैं mg। ये एक फोर्स है, ठीक है। ये हो गई मास की बात। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं। देखिए एक्सेलरेशन की बात करने से पहले हमें स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। स्पीड और वेलोसिटी दोनों होने में गति और वेग ही होते हैं, लेकिन स्पीड जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी जिसमें दिशा नहीं होती। वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब दिशा सूचक है। मतलब मान लीजिए ABCD ये 4 दिशाओं में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं, तो इन चारों की जो स्पीड है वो सेम है। क्यों? क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। लेकिन वेलोसिटी सेम है क्या? नहीं। वेलोसिटी में इसका मैग्नीट्यूड सेम है वेलोसिटी का, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। एक चीज़ होती है मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो कितना है? 5 मीटर पर सेकंड, ये मैग्नीट्यूड है। लेकिन डायरेक्शन एक की नॉर्थ, एक की साउथ, एक की ईस्ट, एक की वेस्ट। तो डायरेक्शन अलग अलग है। इसका मतलब वेलोसिटी चारों की अलग अलग है। मैग्नीट्यूड में वेलोसिटी सेम है, लेकिन डायरेक्शन में अलग अलग है, ठीक है। मैग्नीट्यूड इस संख्या को बोलते हैं, और डायरेक्शन जो है वो आपको पता ही है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, या कोई और भी डायरेक्शन हो सकती है। तो एक्सीलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है। मतलब आपकी मान लीजिए स्पीड इनिशियल 0 है, उस 0 से 100 किलोमीटर पर आवर तक आपको जाना है। तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा, ये जितने समय में आएगा उसको हम बोलते हैं उसका एक्सीलरेशन। नॉर्मली हम गाड़ियों के टर्म्स में इसको यूज़ करते हैं कि इस गाड़ी का एक्सीलरेशन अच्छा है, इसका ख़राब है। तो वही है कि जितने कम टाइम में जो गाड़ी टॉप स्पीड एक्वायर करती है उसका एक्सीलरेशन उतना ही बेहतर है। इसका मतलब V फाइनल माइनस V इनिशियल अपॉन T। तो अब क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए एक्सीलरेशन भी क्या हुई है? एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए दिशा सूचक हुई है भी, ठीक है। ये बता जाते हैं। तो इसी में जैसे एक उदाहरण अगर आप देखोगे सर्कुलर मोशन का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसे हम बोलते हैं। यूनिफॉर्म मतलब एक ही स्पीड से चल रहा है, स्पीड कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकंड। अब मान लीजिए कोई एक पार्टिकल जो है वो एक ही स्पीड से कहीं पर चल रहा है। अब इस पॉइंट पर इस पार्टिकल की जो दिशा है वो क्या है? इस पार्टिकल की दिशा है ये, इस पॉइंट पर इस पार्टिकल की दिशा है ये। अब यहाँ देखिए इस दिशा से इस दिशा में आने तक ये पूरा घूम चुका है, तो इसकी हर पॉइंट पर जो दिशा थी
वो अलग अलग थी। अब क्योंकि इस पार्टिकल की स्पीड तो 5 मीटर पर सेकंड ही है, लेकिन क्या इसकी वेलोसिटी सेम हुई? नहीं। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अलग हो रही है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन अलग है, तो वेलोसिटी अलग अलग है। और क्योंकि हर पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग है, तो इसकी एक्सीलरेशन भी अलग अलग होगी। तो इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर स्पीड हमारी कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है, एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है। और ये जो मोशन होता है ये क्यों होता है? एक फोर्स होती है सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ, और एक फोर्स होती है सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ। इन दो फोर्सों की वजह से ये मोशन होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर होते हैं, इसीलिए ये इसके चारों चक्कर काटती है, जैसे अर्थ जो है वो सन के अराउंड चक्कर काटती है। ठीक है, अब हम देखते हैं न्यूटन की कुछ इक्वेशंस को। न्यूटन ने 3 इक्वेशंस दी थी, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जिसमें v होता है फाइनल स्पीड, u होता है इनिशियल स्पीड, a इज़ एक्सीलरेशन, t इज़ टाइम, s इज़ डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, ये हमें यूज़ आती है जब हमें कभी ऐसी इक्वेशन सॉल्व करनी हो जहाँ मान लीजिए ये 4 वेरिएबल है, इनमें से 3 हमें पता है, चौथा निकालना है, बस उसके लिए यूज़ आती है ये। इसका उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे कि सपोज़ कीजिए, अच्छा इसमें u जो है इनिशियल स्पीड, ये जब तक आपको कहीं पे मेंशन नहीं हो ना u, तब तक आपको मानना है 0। मतलब कोई गाड़ी है, उसकी स्पीड आपको बता दी कि 100 किलोमीटर तक पहुँच गई है, इसका मतलब वो 0 से शुरू हुई है। अगर कोई कहे कि गाड़ी 10 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक पहुँच गई है, इसका मतलब u 10 है। ऐसे ही जब आपको कोई कहे कि आपने किसी ने कोई सिक्का ड्रॉप किया है हवा से में, ड्रॉप किया है, ड्रॉप का मतलब है इनिशियल स्पीड 0, आपने कोई स्पीड नहीं दी। लेकिन अगर थ्रो किया होगा, फेंका होगा, तो आपने कुछ स्पीड दी होगी, तब वो स्पीड मेंशन करे तो ठीक है, वरना स्पीड इनिशियल स्पीड 0 ही मानी जाती है। जब भी आप कोई चीज़ ड्रॉप करते हो इसका हवा में से, इसका मतलब है आपने की जो इनिशियल स्पीड है उसकी वो 0 है। अब सपोज़ कीजिए एक लड़का है, उस लड़के ने यहाँ से एक सिक्का ड्रॉप किया है, ये ज़मीन है, और ये जो डिस्टेंस है ये 10 मीटर की है। अब मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि इस लड़के ने 10 मीटर की डिस्टेंस से एक सिक्का ड्रॉप किया है। क्या किया है? ड्रॉप। आपसे पूछा गया है बताइए इसमें समय कितना लगेगा। अब आप देखिए, अगर सिक्का ड्रॉप किया है तो इनिशियल स्पीड कितनी हुई? 0। डिस्टेंस इन्होंने बता रखा है 10 मीटर है। अब ये जब ड्रॉप करेगा तो ये धरती के ऊपर गिर रहा है। इस केस में धरती के ऊपर जब भी कोई चीज़ गिरती है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो भी लगभग 10 मान सकते हैं हम, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें बताना क्या है? समय। अब आप बताइए u s a t किस में आ रहा है? इनमें से सेकंड इक्वेशन में आ रहा है, तो सेकंड इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। s की जगह हम 10 रख देंगे, बराबर u 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, हाफ a t स्क्वायर, हाफ एक्सेलरेशन कितना? 10 इंटू टी स्क्वायर, 10 से 10 कैंसिल, t इजिकल टू √2 सेकेंड्स, मतलब 1 पॉइंट समथिंग सेकेंड आ जाएगा। इस तरीके से इन इक्वेशंस का यूज़ होता है सॉल्व करने में। ठीक है, ये न्यूटन की 3 इक्वेशंस हैं। इसके अलावा एक मोमेंटम होता है, मास इंटू वेलोसिटी। चेंज इन मोमेंटम जो है वो चेंज इन वेलोसिटी इंटू मास हो जाता है। ये बस एक सिंपल इक्वेशन है जो कि आपको ध्यान रखनी है। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अगर हमें दिया हुआ है, मान लीजिए टेंशन इन द केबल सपोर्टिंग एन एलिवेटर इज इक्वल टू वेट ऑफ एलिवेटर। वेट ऑफ एलिवेटर, वेट ऑफ एलिवेटर क्या है? फोर्स है एक, टेंशन भी क्या है? फोर्स है एक, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इन्होंने कहा ये दोनों बराबर हैं। अब मान लीजिए ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बराबर है, मतलब नेट एक्सीलरेशन क्या होगा? 0 होगा। अगर एक्सीलरेशन 0 है, इसका मतलब या तो वो चीज़ हो सकता है स्थिर हो। अगर इसमें ऑप्शन एक और होता कि वो ना तो लिफ्ट ऊपर जा रही है ना लिफ्ट नीचे जा रही है, तो वो ऑप्शन है नहीं। या फिर वो अगर चल भी रही होगी तो उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, तो यूनिफॉर्म स्पीड से वो चल रही होगी। तो देखिए इनमें दो ही, अब अगर स्पीड इंक्रीज़ हो रही होती तब एक्सेलरेशन होता कुछ ना कुछ, लेकिन एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब यूनिफॉर्म स्पीड वाले ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे। ऐसे ही अगला क्वेश्चन हम देखें, अगर कि एक 4 किलो का ऑब्जेक्ट है जो कि स्लाइड कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। आप देखिए 4 मीटर पर। अब कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना हुआ? 0। इसका मतलब इस पे फोर्स कितना है? अभी 0, अभी 0 फोर्स है। ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल, फ्रिक्शन है ही नहीं, फ्रिक्शनलेस है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद सेम वेलोसिटी। अब इसी वेलोसिटी पे चल रहा है और इसी में चलाना है, तो अभी फोर्स 0 है तो बाद में भी 0 ही लगाना पड़ेगा ना। अब मान लीजिए अगर आपसे कहता है ये कि 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और अब आपकी उसको 8 मीटर पर सेकंड पे पहुंचाना है, तब आपको कुछ फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अब वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब एक्सीलरेशन मिल रहा है। तब फिर वो आपको बताता है कि 8 मीटर पर सेकंड तक आपको जो है इसको लेके जाना है 2 सेकंड में। तब फिर आप क्या करते हैं? फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? मास 4 किलो इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन फाइनल स्पीड कितनी? 8, इनिशियल 4 बटा में टाइम अगर वो बताता 2 सेकंड तो 2,
और उसको फिर आप सॉल्व करेंगे तो ये 4 2 8 न्यूटन का फोर्स तब लगाना पड़ता। इसी तरीके से अगर वो कहता कि इसको 16 मिनट तक लेके जाना है तो फिर और बढ़ता वो फोर्स। सेम देखिए, जैसे कि एक ये देखिए कि फ्लोर पर जब हमने सिक्का गिराया, वही लिफ्ट वाला एग्जांपल है कि एक व्यक्ति खड़ा है, उसने सिक्का गिराया है, वो नीचे गिरा है, इसमें टाइम t लगा है या t1 लगा है। अब मान लीजिए ये लिफ्ट है, ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब एक्सीलरेशन 0, मतलब माँ 0, मतलब फोर्स 0। और जब भी फोर्स 0 होगा तो कोई बाहरी फोर्स अभी सिक्के पे नहीं लग रहा, वही ग्रेविटेशनल जो पहले लग रहा था वैसा का वैसा ही लग रहा है, इसलिए दोनों समय बराबर होंगे। इसी तरह ये देखिए आप कि एक बॉडी का वेट है W1, ये सस्पेंडेड है सीलिंग ऑफ ए रूम थ्रू ए चेन ऑफ W2। सीलिंग किसने से पुल करे? अब देखिए ये दोनों गिर नहीं रहे हैं, W1 भी एक फोर्स है, W2 भी एक फोर्स है, ये दोनों गिर नहीं रहे हैं, मतलब W1 प्लस W2, इन दोनों को ऊपर कौन रख रहा है? सीलिंग का फोर्स, तो सीलिंग का फोर्स ये हो जाएगा। अब आप कुछ दिमाग लगा के ये सोचिए कि अगर आपको एक और चीज़ दे देता है इसमें, टेंशन T2, बोल देता है कि ये जो चेन है इस चेन में टेंशन है T2, अब बताइए सीलिंग का फोर्स कितना होगा? अब मुझे आप बताइए, जो टेंशन होगी T2, ये टेंशन हमेशा इस डब्बे के विपरीत चल रही होगी, क्योंकि इस डब्बे को नीचे रखने के तो टेंशन फोर्स किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। W1 किस तरफ है? इस तरफ। W2 किस तरफ है? इस तरफ। टेंशन किस तरफ है? इस तरफ। और सीलिंग का फोर्स भी किस तरफ है? इस तरफ। तो सीलिंग का फोर्स प्लस T2 बराबर W1 प्लस W2 हो जाता उस केस में। तो उस केस में अगर वो टेंशन भी दे देता यहाँ पे, तो सीलिंग को कितना फोर्स लगाना पड़ता है? W1 प्लस W2 के अगेंस्ट तो लगाना ही पड़ता, पर माइनस टेंशन, क्योंकि टेंशन अब उसकी मदद कर रही होती, पर यहाँ टेंशन बताया नहीं हुआ। तो मैं आपको एक जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ। नाउ वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी में आपको 2-3 इक्वेशंस ध्यान रखनी है। एक तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। मिनिमम डिस्टेंस जो होती है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी मतलब दिशा सूचक है। तो वर्क जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही होता है। अब लेकिन ये क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका जो वैसे फॉर्मूला आप देखोगे वो होता है FD cos थीटा। ठीक है, इसमें ये जो एंगल होता है cos थीटा, थीटा एंगल होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। अभी हम इसको देख लेते हैं, जैसे इस उदाहरण से आप देखिए, इस केस में देखिए फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो हमने देख के बता दिया कि ये पॉजिटिव होगा। अब मान लीजिए फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो फोर्स तो इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो फोर्स का कोई रोल ही नहीं डिस्प्लेस करने में, तो 0 होगा वर्क डन। और फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेस इधर हो रहा है, इसका मतलब नेगेटिव होगा। अब ये तो हमने देख के बता दिया, लेकिन अगर इसको हम कॉन्सेप्चुअली समझें तो कैसे करेंगे? तो ये जो इसका फॉर्मूला है FD cos थीटा, यहाँ थीटा क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल। अब cos 0 जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1, तो इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल है 0 डिग्री, cos 0 1, तो ये पूरा पॉजिटिव आ गया। cos 90 होता है 0, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इनके बीच एंगल है 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू 0 हो गई, तो इसलिए ये 0 आ जाएगा वर्क डन। और cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल होगा 180 डिग्री, तो वर्क डन माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है, हालांकि हमें इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? गतिज ऊर्जा ½ mv², पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा mgh। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। एक और चीज़ ध्यान रखनी है, mgh प्लस ½ mv² कांस्टेंट होते हैं, मतलब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा किसी भी ऑब्जेक्ट की हमेशा कांस्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। मतलब आप समझ के चलो कि आप एक बिल्डिंग की छत पे हो और आपके पास या एक झरना है, मान लीजिए वो ऊंचाई से गिर रहा है, इस ऊंचाई पे उसकी स्पीड 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी उसके पास पूरी है क्योंकि हाइट है उसके पास। अब जब वो झरना गिरेगा तो उसकी हाइट कम हो रही है, हाइट कम हो रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, लेकिन जैसे जैसे ये कम हो रही है वैसे वैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है, और हर एक पॉइंट पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है, जो टोटल है, वो बराबर रहेगा। यही एनर्जी कंजर्वेशन कहलाता है। ठीक है, उसके अलावा एक होता है पावर का कॉन्सेप्ट। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, आप कितना काम करते हो, कितने टाइम में करते हो, वही पावर है। मान लो एक आदमी जो है एक मकान बनाने, मतलब एक दीवार बनाने में, सपोज़ करो कि कोई काम है उसको 10 घंटे लेता है, एक आदमी 2 लेता है, एक आदमी 1 घंटा लेता है, तो पावर किसकी ज़्यादा? जो टाइम कम ले रहा है। काम सेम है लेकिन जो कम टाइम में कर रहा है वो ज़्यादा पावर वाला है। पावर की यूनिट होती है वाट, और जो एनर्जी होती है जिसको वर्क हम बोलते हैं, तो वर्क को ये आप क्या बोलोगे? पावर इंटू टाइम, मतलब
है ना। तो वॉट सेकंड पर जूल, किलोवाट आवर इसको हम बोलते हैं, और 1 किलोवाट आवर जो है वो 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, जिसको हम एक यूनिट बोलते हैं जो घरों में बिजली आती है। तो घरों की जो बिजली होती है एक यूनिट वो 1 किलोवाट आवर होती है, और इसी को जूल में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 3.6 × 10⁻6 जूल आएगा। अब इसमें 2-3 जैसे क्वेश्चन हैं, ये वाला हमने कर ही लिया है। एक ये है कि वर्क वाला है कि काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है 10 से 20, तो वर्क कितना होगा ये हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से एक जो है डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है वो भी हम सॉल्व कर लेंगे, हमने पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में किया है। अब बात करते हैं हम साउंड की। देखिए साउंड जो है वो मैकेनिकल वेव्स हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, ठीक है। यहाँ पे वेव और पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसको मीडियम चाहिए होता है। वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रैवल नहीं करेगी, इसलिए स्पेस में साउंड नहीं आती है। 2 कॉन्सेप्ट हैं, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ होता है 2 कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन या रिफ्रैक्शन के बीच का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। कंप्रेशन क्या होते हैं, कॉइल्स बिकम क्लोजर, जब क्लोज आते हैं तो कंप्रेशन है। रिफ्रैक्शन जब दूर जाते हैं, कॉइल्स आर फार्दर, तब दूर जाते हैं, उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरीके से। और फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, कितने ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम के अंदर कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी इज़ 1/t टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन का पूरा टाइम, उससे जब डिवाइड कर देते हैं तो फ्रीक्वेंसी जाती है, ठीक है। और ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम बोलते हैं हाई पिच की साउंड, उस साउंड की पिच ज़्यादा है। इसका लाउडनेस से कोई रिलेशन नहीं है, वो अलग चीज़ होती है, वो एम्पलीट्यूड से रिलेटेड होती है। मोर लाउड मतलब मोर एम्पलीट्यूड, जो एम्पलीफायर होता है म्यूज़िक में अपन यूज़ करते हैं। फ्रीक्वेंसी इज़ रिलेटेड टू पिच, जैसे मॉस्किटो की जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की वो बहुत ज़्यादा होती है, वो भिनभिनाता है ना, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है मॉस्किटो की, इस तरीके से। देन स्पीड इज़ वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ये ध्यान रखना। एक इको है, इको आपने देखा होगा, इको मतलब जो गूंज होती है, जो साउंड गूंजती है लेकिन हर जगह नहीं गूंजती है वो, क्यों? क्योंकि इसका एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है कि जो टाइम होना चाहिए ओरिजिनल और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच वो 0.1 सेकंड से ज़्यादा होना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा पहाड़ों में ज़्यादा इको होता है, क्योंकि जो टाइम है ना ये इंपॉर्टेंट है कि 0.1 सेकंड से ज़्यादा का टाइम होगा तभी वो साउंड इको होगी। ऐसे ही स्टेथोस्कोप का प्रिंसिपल ये ध्यान रखना, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है स्टेथोस्कोप। देन रेंज ऑफ हियरिंग, ह्यूमन सुन सकता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अब 20 हर्ट्ज से कम इंफ्रासोनिक होते हैं जो राइनो, वेल और एलिफेंट सुन सकते हैं, मेनली वेल और एलिफेंट इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके अलावा जो अल्ट्रासोनिक होते हैं उसको डॉल्फिन, बैट और रैट सुन सकते हैं। बैट्स तो अपना खाना भी इसी से खोजते हैं, अल्ट्रासोनिक से। अब इन अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ बहुत है, जैसे ऑब्जेक्ट्स को साफ करने में, मेटल्स को क्रैक डिटेक्ट करने में, इकोकार्डियोग्राफी में, अल्ट्रासोनोग्राफी जो हम जब जैसे बच्चे का आप देखते हो, जब बच्चा पैदा होता है तो पेट के अंदर जब हम देखते हैं उसका मूवमेंट, तो अल्ट्रासोनोग्राफी से इंटरनल ऑर्गन्स की इमेज बनाना, किडनी स्टोन तोड़ना, या डिस्टेंस मेजर करना, और या स्पीड, डायरेक्शन अंडर वाटर, पानी के अंदर डिस्टेंस मेजर करने में भी सोनार का यूज़ होता है, जिसको बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड की हेल्प से नेविगेशन करना और रेंज बताना, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। कान की बात कर लेते हैं, आउटर जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं पिन्ना। फिर इसके बाद ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है जो 3 मिडिल बोन्स तक लेके जाती है, मैस या हैस, मिडिल ईयर हैज़, हैमर एनविल स्टिरअप, हैमर एनविल स्टिरअप, ये बोन्स हैं जो एम्पलीफाई करती हैं वाइब्रेशंस को। और इनर ईयर होता है कॉकलिया, ये कॉकलिया प्रेशर वेरिएशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, और वहाँ से ये ऑडिटरी नर्व से होकर ब्रेन तक चल जाती है। तो साउंड में एक तो इको का टाइम 0.1 सेकेंड, स्टेथोस्कोप का प्रिंसिपल मल्टीपल रिफ्लेक्शन, सोनार ये यूएसजी, कॉकलिया जो है वो प्रेशर वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, दैट्स इट। देन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो देखिए एक तो होता है करंट, आई से डिनोट करते हैं एम्पियर, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज की यूनिट कुलाम। एम्पियर को मापने के लिए एमीटर यूज होता है सीरीज में, और पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, वोल्ट इसकी यूनिट होती है, वर्क अपॉन चार्ज इसका वो फार्मूला है। वोल्ट मीटर को पैरेलल में यूज किया जाता है इसको मापने के लिए। एक ओम्स लॉ है, V = IR, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस = करंट इंटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसी भी तार का जो उसका विरोध उत्पन्न करता है वो तार को, करंट को बहने के लिए। रेजिस्टेंस किस पे निर्भर करता है, रेजिस्टेंस = रो इज रेजिस्टिविटी, L/A, लेंथ ऑफ वायर और एरिया ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा, एरिया जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस
उतना कम। एरिया से इन्वर्स रिलेशन है, तो एरिया के साथ इन्वर्स रिलेशन है, एरिया जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा। ठीक है, ये ध्यान रखना। एरिया ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर। बेस्ट कंडक्टर कौन है? सिल्वर, लेकिन महंगा है तो यूज़ नहीं करते, इसलिए कॉपर और एल्युमिनियम यूज़ करते हैं। उसके बाद टंगस्टन भी पहले यूज़ होता था, जैसे पीले बल्ब के फिलामेंट में। दो कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज़ और पैरेलल। अंतर क्या है? सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जब आप कोई भी रेजिस्टेंस लगाते हो तो तीनों में एक ही तरीके का करंट बहता है। तो सीरीज़ में क्या होता है, तीनों रेजिस्टेंस को आप टोटल कर लो, 9 और 6 15 3 18, और करंट आपको निकालना है तो I = V/R कर दो, तो 9/18 0.5 एम्पियर करंट आ जाएगा। तीनों में वही बहेगा, सेम करंट इन सर्किट। पैरेलल में क्या होता है, हर रेजिस्टेंस से अलग अलग करंट बहता है। जैसे 3 ओम का रजिस्टर है तो उस पर V/I 9/3 3 एम्पियर, तो इसमें 3 एम्पियर जा रहा है। फिर 6 वाले में 9/6 तो 1.5 एम्पियर जा रहा है। ऐसे ही 9 वाले में 1 एम्पियर जा रहा है। तो तीनों में अलग अलग करंट जा रहा है। तो घरों में हमें यही यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि हर अप्लायंस की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो इसलिए डिफरेंट करंट वायर डिफरेंट रेजिस्टेंस, और इसीलिए ये होम अप्लायंस में यूज़ होता है। ऐसे ही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है कि हीट होता है करंट से, तो उसमें अप्लायंस जो जिस इस फैक्टर पे काम करते हैं, हीटर, टोस्टर, आयरन, फिलामेंट बल्ब, ये, और इसमें फ्यूज़ जोड़ा जाता है सीरीज़ के कॉम्बिनेशन में, ताकि ज़्यादा वोल्टेज आ जाए तो वो फ्यूज़ फूक जाए और आपके अप्लायंसेस बच जाएँ। पावर का फॉर्मूला वही VI है, पावर = वोल्ट इंटू करंट। V = IR लिख सकते हैं, तो IR × I² R, ये हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। और 1 kWh में 1000 वाट होते हैं, 1 यूनिट होती है, 3.6 × 10⁶ जूल हमने पहले पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम बायोलॉजी पे। बायोलॉजी में एक चैप्टर है हमारे पास, टिश्यू। देखिए टिश्यू जो है उसमें 2 तरीके के टिश्यू होते हैं, एक एनिमल में और एक प्लांट्स में। सबसे पहले हम एनिमल टिश्यू की बात कर रहे हैं। एनिमल्स मतलब हम, जानवर, सब। एनिमल में 4 तरीके के टिश्यू होते हैं, एक एपिथेलियल टिश्यू, एक कनेक्टिव टिश्यू, एक मस्कुलर टिश्यू, एक नर्वस टिश्यू। सबसे पहले बात करोगे एपिथेलियल टिश्यू की। एपिथेलियल में सिंपल सिंगल लेयर वाले और कंपाउंड बहुत सारी लेयर वाले। अब बहुत सारी लेयर होगी तो इसका मतलब प्रोटेक्ट करेंगे, तो स्किन और फेरिंग्स जो है वो कंपाउंड हो गए। सिंपल जो है सिंगल लेयर वाले, जैसे इसमें कौन कौन से आ गए, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर। ये शेप के बेस पे है। ये देखो आप, जैसे कि स्क्वैमस जो होगा सिंगल लेयर आपको दिख रही है इस तरीके का, क्यूबॉइडल में क्यूब शेप, कॉलमनर में कॉलम शेप हो गई। तो इनके अलग अलग वो हैं, आप पूरा तो अलग अलग याद नहीं रखें, लेकिन ये ध्यान रखें जैसे ब्लड वेसल वगैरह, एयर सैक्स ऑफ लंग्स, किडनी के नेफ्रॉन, ग्लैंड, डक्ट्स, फैलोपियन ट्यूब, इन सब में ये सिंपल एपिथेलियल होती है। 2 तरीके की ग्लैंड होती है, एक एक्सोक्राइन, एक एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में डक्ट नहीं होती है, हार्मोन रिलीज करती है। एक्सोक्राइन में डक्ट होती है, ये म्यूकस, सलाइवा और ईयर वैक्स वगैरह रिलीज करती है। ये हो गया एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, ये सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा फैला हुआ भी यही होता है। ये लिंक करता है और सपोर्ट करता है। जैसे इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू है जो एरियोलर और एडिपोज है, जो दोनों स्किन के नीचे ही होते हैं, और एडिपोज टिश्यू का काम है फैट का स्टोरेज। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये इंपॉर्टेंट है, टेंडन और लिगामेंट। लिगामेंट BBL, बोन टू बोन लिगामेंट, BBL, ठीक है। और BMT टेंडन, बोन मसल टेंडन। तो BBL ध्यान रखना, बोन टू बोन लिगामेंट, BBL, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू BBL, बोन टू बोन लिगामेंट, और टेंडन जो है बोन टू मसल हो जाएगा। उसके अलावा स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होता है कार्टिलेज, बोन्स, ब्लड। यह ध्यान रखना, कई लोग भूल जाते हैं, बोन्स और ब्लड भी टिश्यू ही हैं। बोन भी एक टिश्यू है, ब्लड भी एक टिश्यू है। और कौन से टिश्यू है? स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कार्टिलेज आपके नोज़ के टिप पे या आउटर ईयर पे ये कार्टिलेज होता है। बोन्स जो है कैल्शियम और कोलाजन रिच होती हैं। ब्लड जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं इसको। इसका काम है ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट करना। इसमें RBC, WBC, प्लेटलेट्स होती हैं। मस्कुलर टिश्यू 3 तरीके का होता है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। स्केलेटल जो आप काम वॉलंटरी करते हो ना, उन मसल्स के अंदर होता है ये। इसमें स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं और स्केलेटल बोन्स से ये जो है जुड़ा हुआ रहता है। जैसे ये स्ट्रिप्स की जो बात करें, ये वाली स्ट्रिप्स आप देखो, ये आपको स्ट्रिप्स दिख रही हैं, ये स्ट्रिप्स हैं, और ये इसका न्यूक्लियस है। ये बोन की स्ट्रक्चर है, ठीक है, सॉरी मसल की, मसल सेल। देन स्मूथ मसल्स में स्ट्रिप्स एब्सेंट हैं। ये स्मूथ मसल्स का आपको दिख रहा होगा, ये इसमें किसी तरीके की स्ट्रिप नहीं दिख रही है आपको। इनवॉलंटरी मसल्स में होती है। इनवॉलंटरी मतलब जो आप अपने मर्जी से नहीं कर सकते। जैसे पेट की मसल को आप अपनी मर्जी से नहीं ला सकते, इंटेस्टाइन को अपनी मर्जी से नहीं ला सकते, ब्लड वेसल को अपनी मर्जी से नहीं ला सकते। ऐसे कार्डियक, हार्ट के अंदर होती है। इसमें भी स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है, लेकिन इनवॉलंटरी होती है। अब आप देख लो, ये स्ट्रिप्स प्रेजेंट वॉलंटरी, स्ट्रिप्स एब्सेंट इनवॉलंटरी। यहाँ स्ट्रिप्स प्रेजेंट इसका ये और इनवॉलंटरी इसका ये, इन दोनों का करेक्टर है इसमें, है ना। स्ट्रिप्स आपको दिख रही हैं, ये देखो ये स्ट्रिप्स हैं, ठीक है, ये स्ट्राइशंस, ये कार्डियक मसल है। इसी पे सवाल पूछा गया था कि द कंट्रक्शन रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल को आप खुद तो कंट्रोल कर नहीं सकते, मतलब इनवॉलंटरी है। इनवॉलंटरी में कौन सी वो होती है? स्मूथ मसल, बात खत्म। नर्वस टिश्यू क्या है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स। इसमें न्यूरॉन होती है, नर्व सेल होती है, जिसमें एक सेल बॉडी होती है जिसमें डेंड्राइट्स होते हैं। यहाँ से सिग्नल पास करता है एक्सोन के थ्रू नर्व एंडिंग, और नर्व एंडिंग से अग्ने न्यूरॉन। इसके जो बीच में गैप होता है इसको बोलते हैं सिनैप्स। और यहाँ पे केमिकल्स के
थ्रू सिग्नल पास होता है। ये हमने बात करी अभी एनिमल टिश्यू की। अब हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू की। देखिए प्लांट टिश्यू जो है वो दो तरीके का मेनली होता है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। दोनों में फ़र्क क्या है? मेरिस्टेमेटिक जो डिवाइडिंग है, परमानेंट मतलब परमानेंट हो चुका, अब डिवाइड नहीं हो रहा। मेरिस्टेमेटिक में 3 तरीके का टिश्यू होता है, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। एपिकल देखिए टिप्स के प्रेजेंट होता है, लेंथ को बढ़ाता है ये प्लांट की। इंटरकैलरी जो है कुछ प्लांट्स के होता है नोड्स के, वहाँ पे ये इंटरकैलरी है देखिए, है ना। और लेटरल जो होता है सर्कमफेरेंस पे, ये पूरा ये देखिए ये लेटरल, अब ये इस तरीके से पूरे सर्कमफेरेंस पे प्रेजेंट है और ये गर्थ को बढ़ाता है। तो गर्थ को लेटरल, लेंथ को एपिकल। ये तो हो गए डिवाइड हो रहे हैं वो। अब परमानेंट पे आ जाते हैं। परमानेंट में 2 तरीके के, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ये सिंपल कॉम्प्लेक्स क्या डिवाइडेशन है भाई? देखो सिंपल वाला जो है ना उसमें एक तरीके की सेल होती है, कॉम्प्लेक्स वाले में मल्टीपल तरीके की सेल होती है, यही डिवाइडेशन है। सिंपल वाला प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस, जैसे हमारे अंदर स्किन होती है, प्लांट की जो बाहरी लेयर होती है एपिडर्मिस होती है, उसके नीचे सिंपल परमानेंट प्रेजेंट होता है। कौन कौन सा है सिंपल में? पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। देखो पैरेन्काइमा का काम है फूड स्टोरेज का मेनली, और कई बार फोटोसिंथेसिस भी करता है। ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, तो कभी कभी होता है क्लोरोफिल प्रेजेंट, तो फोटोसिंथेसिस भी करता है। इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम, माइनर सा दिख रहा होगा आपको, पर है, पर थोड़ा बहुत है, पर है। कोलोनकाइमा आप देखो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। इसमें आप देखो इंटरसेलुलर स्पेस आपको दिख ही नहीं रहा बिल्कुल भी, ठीक है, ये बिल्कुल जैम पैक्ड है सारी सेल्स, है ना। स्क्लेरेन्काइमा जो है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इसमें डेड सेल्स होती हैं, ये चीज़ ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर डेड सेल्स होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा हस्क ऑफ कोकोनट जो है वो स्क्लेरेन्काइमा का एक उदाहरण है। इसमें देखो नैरो ल्यूमन है, लिग्निफाइड थिक वॉल है, ठीक है, डेड सेल्स से बना होता है स्क्लेरेन्काइमा, ये चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद अभी हम बात कर रहे थे, ये तो परमानेंट टिश्यू था सिंपल, एक तरीके की सेल। एक से ज़्यादा तरीके की सेल कौन सी? कॉम्प्लेक्स में, जैसे जाइलम और फ्लोएम। जाइलम पानी और मिनरल लेके जाता है, फ्लोएम खाना लेके जाता है। अब कौन कौन सी सेल्स हैं इसमें? जैसे इसमें ट्रेकिड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ये अलग अलग तरीके की सेल है और वो मिलकर टिश्यू बना रही है। ऐसे इसमें कौन सी सेल है? सीव सेल, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम। ये देखिए ट्रेकिड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, ये सब जो है एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं। अब हम बात करें एपिडर्मिस की। अभी हमने कहा कि जैसे स्किन होती है हमारे अंदर, वैसे प्लांट्स के अंदर पूरे प्लांट की आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस। तो इस एपिडर्मिस की 1-2 खासियत हैं। जैसे पत्तियां जहाँ होती है ना, पत्तियों की जो एपिडर्मिस होती है वहाँ पे एक सेल होती है गार्ड सेल। कौन सी? गार्ड सेल। उनके बीच में जो पोर होता है उसको बोलते हैं स्टोमेटा। तो जो स्टोमेटा होता है, इस स्टोमेटा में होता है गैसियस एक्सचेंज। क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज, O2 का और CO2 का बाहर आना जाना। इसके अलावा एक होता है ट्रांसपीरेशन, वाटर लॉस। इसलिए आपने देखा होगा सुबह सुबह जब कई बार आप जाओगे तो पत्तों के ऊपर बूंदें होती है, हमेशा वो नहीं ओस वाली बूंदें नहीं, हमेशा नॉर्मली भी आप जाओगे तो प्लांट्स की पत्तियों पे बूंदें मिलेगी सुबह सुबह आपको। क्यों? क्योंकि रात में ट्रांसपीरेशन, वाटर निकलता है इन स्टोमेटा के थ्रू और वो पत्तियों पर जमा हो जाता है, क्योंकि पत्तियों के ऊपर ही होते हैं स्टोमेटा, ठीक है। कहाँ? एपिडर्मिस में। तो ये जो गार्ड सेल्स हैं किडनी शेप की, बीन शेप की होती हैं, इनके बीच का जो ये पोर है इसको स्टोमेटा बोलते हैं। अब कुछ डेजर्ट प्लांट्स में, डेजर्ट्स में क्या होता है? पानी की कमी, तो ये ट्रांसपीरेशन, वाटर लॉस होगा तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, उनके तो पहले पानी नहीं है, तो इसलिए उनमें एक क्यूटिन की लेयर होती है, डॉक्टर फिक्सिट की तरह। वो क्या करती है? वो पानी के लॉस को कम कर देती है, क्यूटिन की लेयर। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब एजिंग होती है, प्लांट बूढ़ा होता है, तो इसके अंदर सॉइल्स होती हैं कुछ कॉर्क सेल, वो बनती हैं डेड होने की वजह से, और उसके अंदर एक कंपाउंड होता है, इसको बोलते हैं सुबेरिन। जो इस बार क्वेश्चन पूछा था वो सुबेरिन पे पूछा था, द सब्सटेंस प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ कॉर्क विच मेक देम इम्परवियस, सुबेरिन। इसमें क्यूटिन भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ था, तो ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम क्यूटिन पूछ सकते हैं। ये प्लांट टिश्यू की बात हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं हेरिडिटी की। देखिए हेरिडिटी जो है, इसमें हम मेनली एक चीज़ देखते हैं, हमारी बॉडी में सेल्स होती हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और हमारी बॉडी की हर सेल के हर न्यूक्लियस में, हर सेल के हर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं। वो क्रोमोसोम, उसी को हम डीएनए भी बोल देते हैं। डीएनए हम नॉर्मल बोलते हैं, क्रोमोसोम्स जब वो डिवाइड होते हैं तब खुलते हैं, तब वैसे दिखते हैं वो, और उन्हीं क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं जीन, जिसको मेंडल ने कहा था फैक्टर। इन्हीं जीन्स में हमारी इन्फॉर्मेशन होती है स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाने की, और यही तय करते हैं आप नाटे मोटे लंबे कैसे होंगे, क्या, हर एक कैरेक्टर को जीन्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन की एक बात है, ये आप देख लेना, मेंडल का जो है एक लॉ है, 2 लॉ हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डोमिनेंस का लॉ कहता है कि एक कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, वो शो करेगा, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि 2 जो कैरेक्टर होंगे वो अलग अलग ही मूव करते हैं, वो मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। मेंडल ने पी प्लांट पे रिसर्च की थी, जैसे सीड शेप, प्लांट हाइट, फ्लावर कलर करके ऐसे 7 कैरेक्टर्स इसने अलग अलग लिए थे जो कि कंट्रास्टिंग थे, जैसे सीड शेप राउंड और रिंकल, प्लांट हाइट टॉल शॉर्ट, फ्लावर कलर वाइट वायलेट। अब सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 23 पेयर, 22 पेयर तो ऑटोसोम्स होते हैं, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है। लड़कियों के अंदर XX, लड़कों के अंदर XY। तो ये आपको पता ही है कैसे डिटरमाइन होता है। ऐसे ही एक एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, और कुछ रेप्टाइल्स के अंदर, और कुछ स्नेल जो है वो चेंज भी कर सकती हैं सेक्स को।
अब बताते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम पहला देखेंगे नर्वस सिस्टम। एनिमल्स के अंदर देखिए सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, और एक पीएनएस होता है पेरिफेरल, पेरीफ्री पे। पेरीफ्री पे क्या, क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो ब्रेन से जाती हैं, और स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से फिर जाती हैं। तो क्रेनियल और स्पाइनल, क्रेनियल नर्व ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से फिर स्पाइनल नर्व जा रही है। अब ये जो ब्रेन होता है हमारा, इसमें 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन के 3 पार्ट है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं है, हाइंड ब्रेन के पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला। ये आप एक बार इसका डायग्राम देख लीजिए, आपको समझ में आएगी गणित। ये देखिए, ये बाहर का जो सेक्शन है ये पूरा सेरिब्रम है। ठीक है, इसमें जो खोपड़ी होती है हड्डी की उसको क्रेनियम बोलते हैं हम। तो ये पूरा सेरिब्रम है, और यहाँ पे ये थैलेमस होता है, इसके नीचे ये हाइपोथैलेमस, ये दिख रहा है, ये पूरा फोर ब्रेन का पार्ट हो गया। मिड ब्रेन आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, ये मिड ब्रेन है। और हाइंड ब्रेन जो है वो कहाँ है, ये पोन्स हो गया आपका, ये मेडुला, और ये जो ये पत्ती शेप दिख रहा है, ये पत्ती शेप है सेरिबेलम। ठीक है, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम, ये हाइंड ब्रेन हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनके काम क्या क्या हैं। तो देखिए, एक चीज़ ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, हंगर का जो सेंटर है भूख का, वो हाइपोथैलेमस के अंदर है, मतलब फोर ब्रेन में हंगर का। दूसरा, वॉलंटरी एक्शन जितने भी होते हैं वो फोर ब्रेन करता है, मतलब सेरिब्रम एक तरह से मान लीजिए, पर फोर ब्रेन का पूरा रेगुलेशन है उसमें। और थिंकिंग, हियरिंग, स्मेल, साइट, मेमोरी, ये सब फोर ब्रेन में एरियाज है। वॉलंटरी एक्शन ये होगा। इनवॉलंटरी कौन कर रहा है, मेडुला। इनवॉलंटरी कैसे, बीपी, सलाइवेशन, बीपी ब्लड प्रेशर आप कंट्रोल नहीं करते, सलाइवा अपने आप आता, वॉमिटिंग अपने आप होती, ये सब मेडुला कंट्रोल करता है। और सेरिबेलम क्या कंट्रोल करता है, सेरिबेलम कंट्रोल करता है बॉडी के पोस्चर को। प्रिसीजन इन वॉलंटरी एक्शन, वॉलंटरी एक्शन तो फोर ब्रेन कर रहा है, लेकिन प्रिसीजन, उसमें बारीकी, साइकिल राइड कर रहे हो, स्ट्रेट वॉक कर रहे हो, पेंसिल उठा रहे हो, ये सब सेरिबेलम तय करता है। मतलब शराबी के अंदर सेरिबेलम खराब हो जाता है, इसलिए लड़खड़ा के वो गिर जाता है। तो 2 सवाल पूछे गए थे, दोनों सेरिबेलम के हिस्से पूछे गए थे पिछली बार। हो सकता है इस बार हंगर सेंटर आ जाए, या थिंकिंग वाला वॉलंटरी एक्शन का फोर ब्रेन आ जाए, या बीपी सलाइवेशन वाला मेडुला आ जाए। यही चीज़ें आने की संभावना है इस बार। देन प्लांट्स के अंदर भी होता है यही रेगुलेशन। तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, जैसे टच मी नॉट में इलेक्ट्रिकल केमिकल से, या डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ जैसे ट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म वगैरह से। ये तो ठीक है, ये बड़े नहीं है। हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है प्लांट के अंदर। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक, इसमें ये तीनों पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों, क्योंकि ये पत्तियों का मुरझाना प्रोड्यूस करता है, विल्टिंग ऑफ लीव्स, है ना, लीव्स विल्टिंग, ग्रोथ इनहिबिटर है ये। ऑक्सिजन क्या करता है, सिंथेसाइजर, शूट टिप, टिप पे सिंथेसाइज होता है, सेल को लंबा ग्रो करवाता है। लाइट से अफ्रेड होता है, इसलिए शेडी साइड में जाता है। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये प्लांट है, ये सन है, तो ऑक्सिजन क्या करेगा, मान लीजिए ये प्लांट है पूरा, ये सन है, तो ऑक्सिजन क्या करेगा, ऑक्सिजन को डर लगता है लाइट से, तो ऑक्सिजन जो है वो पीछे की तरफ जाए, या मान लीजिए पूरे में ऑक्सिजन, तो ऑक्सिजन पीछे की तरफ चला जाएगा। यहाँ ऑक्सिजन आएगा तो इसकी हाइट बढ़ती जाएगी। अब जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ेगी तो प्लांट झुकेगा इस तरफ, और झुकेगा तो आपको लगेगा प्लांट लाइट की तरफ झुक रहा है, पर प्लांट लाइट की तरफ नहीं झुक रहा, ऑक्सीजन लाइट से डरता है, और तो ऑक्सीजन पीछे चला गया। तो प्लांट की जो ऑक्सीजन का काम है हाइट बढ़ाना, लॉन्ग करना, वो लॉन्ग कर दिया उसने, इसलिए वो झुक गया है। ठीक है, ये है इधर झुक, इसकी तरफ, सूरज की तरफ झुकने का। जिब्रेलिन का काम है स्टेम की ग्रोथ करवाना। जिब्रेलिन का क्या काम है, स्टेम की ग्रोथ करवाना। और साइटोकाइनिन का सेल डिवीजन करवाना। फ्रूट्स में, सीड्स में, इनमें ज़्यादा होता है ये साइटोकाइनिन। तो सेल डिवीजन, साइट, सी सेल डिवीजन, सी सेल डिवीजन। ठीक है, अब बात आ जाते हैं हार्मोन्स के ऊपर। एंडोक्राइन हमारा सिस्टम, देखिए हमारे में ग्लैंड कौन सी, पीनियल ग्लैंड है, मेलाटोनिन हार्मोन। देन हाइपोथैलेमस है एक, इससे जीएनआरएच या गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जीएच रिलीजिंग हार्मोन जो है वो रिलीज़ करवाता है। ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को कि तुम ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करवाओ। देन पिट्यूटरी जो है वो ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज़ करवाती है, ऑक्सीटोसिन भी। ग्रोथ हार्मोन की कमी होगी तो ड्वार्फ हो जाएगा आदमी, ज़्यादा होगा तो जिजाइंट हो जाएगा, क्योंकि ग्रो करवा रहा है वो। ऑक्सीटोसिन मिल्क इंजेक्शन बाय मसल कॉन्ट्रैक्शन से। थायराइड यहाँ पे होती है, ये देखो थायराइड ग्लैंड है, इससे थायरोक्सिन निकलता है। थायरोक्सिन थायराइड आयोडीन का बना होता है, इसकी कमी से गोइटर हो जाता है। ये रेगुलेट करता है आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के मेटाबॉलिज्म को और मेंटल आईक्यू को भी। पैराथायराइड देखिए ग्लैंड यहाँ पे है, पैराथायराइड। देन थाइमस ग्लैंड है यहाँ पे, थाइमोसिन इससे रिलीज होता है, ये आपके लिखा हुआ नहीं था। देन एड्रिनल, एड्रिनल से एड्रिनलिन और एड्रिनलिन, ये देखिए आप, ये जो दोनों आपको दिख रहे हैं ये हैं किडनीज़, किडनीज़ के ऊपर है एड्रिनल ग्लैंड। ये दोनों, ये तो पैनक्रियास दिख रही है, ये दोनों जो दिख रही है ये एड्रिनल ग्लैंड, मतलब पेयर में होती है एड्रिनल ग्लैंड, ध्यान रखना। एड्रिनलिन फियर फाइट फ्लाइट के टाइम पे होता है, ये हार्ट पे काम करता है, इसलिए हार्ट बीट को बढ़ा देता है, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा देता है, ब्रीदिंग को बढ़ा देता है। लेकिन क्योंकि हार्ट को और ब्रीदिंग को बढ़वाना है तो डाइजेशन को और स्किन में जो ब्लड सप्लाई उसको ये कम करेगा। ठीक है, तो ये जो सवाल है एड्रिनल के काम, ये पूछे हुए थे पिछली बार। ये देखिए, व्हेन हार्मोन एड्रिनल सिक्रेटेड, तब क्या होता है।
पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करवाता है, इससे क्या होता है ब्लड शुगर कम होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना क्या करता है ये ब्लड है, इस ब्लड के अंदर जो शुगर है और ये है सेल, तो ब्लड की शुगर को सेल में डालता है, तो ब्लड की शुगर को तो कम करता है और सेल में शुगर बढ़ाता है ताकि सेल उसको यूटिलाइज कर लेगा। सेल शुगर क्या है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को यूटिलाइज करके एनर्जी बना लेगा सेल, ठीक है। तो ब्लड में जो शुगर है उसको कम करता है, और अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो ब्लड में शुगर बढ़ जाएगी, उसी को हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस, या शुगर हो गई इस आदमी को, तो उसको इंसुलिन दिया जाता है। वो इंसुलिन क्या करेगा, वो उस ब्लड की जो शुगर है उसको सेल में डालेगा वहाँ से निकाल के, ठीक है। तो आप ऐसे समझो ये ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पे सेल्स हैं इसके आसपास, तो इंसुलिन का काम है इसमें जो शुगर जो आपने खाई है ब्लड में घुल रही है उसको निकाल के सेल में डालना। अगर इंसुलिन की कमी हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ब्लड में शुगर बढ़ जाएगी, इसीलिए हम बोलेंगे शुगर हो गई है, या डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया है, या डायबिटीज़ हो गई है, नॉर्मली हम बोल देते हैं, ठीक है। अब आ जाओ केमिस्ट्री पे। देखिए केमिस्ट्री में एक केमिकल रिएक्शन वाला टॉपिक है, इसमें है टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। कॉम्बिनेशन में दो सब्सटेंस कंबाइंड हो गए, C+O2 H2+O2 H2O, CO+H2O CaOH2, ये पेंट वॉल्स में काम आता है। स्लेग लाइम, ये CO लाइम होता है, स्लेग लाइम पेंट वॉल में काम आता है, और यही अगर ऑक्सीजन CO2 से साथ मिल जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन बना देता है, ठीक है। अब दो तरीके की रिएक्शन होती है, एक एक्सोथर्मिक जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, एक एंडोथर्मिक जिसमें एनर्जी देनी पड़ती है। एक्सोथर्मिक के एग्जांपल है नेचुरल गैस की बर्निंग, जैसे बायोगैस बर्न होती है तब जो है एनर्जी रिलीज होती है, तो बायोगैस से वही एनर्जी हम खाना बनाने में यूज़ लेते हैं। ऐसे रेस्पिरेशन मतलब सांस लेते जो हम खाना बनाते हैं, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज को तोड़ के ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी हमारा बॉडी ले लेती है, तो रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ऐसे ही डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल वेस्ट, ये इस बार पूछा हुआ था, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट कौन सा एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, एक रिएक्टेंट से सिंपल प्रोडक्ट FeSO4 टूट के Fe2O3 है, लेकिन इनमें सब में हीट देनी पड़ती है, तो जब हीट दे रहे हो तो उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक, ठीक है, एनर्जी दे रहे हो। कैल्शियम कार्बोनेट भी टूट गया, लेड नाइट्रेट भी टूट गया, AgCl जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में Ag में ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे डिस्प्लेसमेंट में मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, जैसे आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर सल्फेट में, लेड ने कर दिया कॉपर क्लोराइड में। डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो जाता है, जैसे सोडियम इधर चला जाएगा, बेरियम इधर आ जाएगा, बेरियम सल्फेट हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन जुड़ गई या हाइड्रोजन रिमूव हो गई, रिडक्शन का मतलब है ऑक्सीजन निकल गई या हाइड्रोजन जुड़ गई, ठीक है। कोरोजन, जंग लगना, जैसे आयरन में लगता है तो रेडिश ब्राउन हो जाता है, सिल्वर में जंग लगती है पाइजेब काली हो जाती है, कॉपर में लगती है तो ग्रीन हो जाते हैं। और कोरोजन से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें जिंक की कोटिंग कर दी जाती है आयरन के ऊपर, वो किया जाता है। रेंसिडिटी जो है वो चेंज हो जाता है, टेस्ट वगैरह, जैसे फैट ऑयल, जैसे बटर वगैरह हो गया, मक्खन हो गया और घी हो गया, इसको हम खुले में रख देंगे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रेंसिड हो जाता है, स्मेल आने लग जाती है इसमें, ठीक है। और एक इसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन वाला क्वेश्चन पूछा था और एक डिकम्पोजिशन वाला। उसके बाद लास्ट आते हैं कार्बन पे। देखो कार्बन जो है इसके एलोट्रॉप्स जो है मेनली आपके हैं, तो एलोट्रॉप्स कार्बन के क्या होते हैं, कार्बन एलिमेंट इन नेचर में कार्बन कैसे मिलता है, तो इसके 3 एलोट्रॉप मेनली होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन। फुलरीन इज C60। पिछली बार फुलरीन का हाइब्रिडाइज्ड स्टेट पूछी थी sp2, यही हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ग्रेफाइट में भी होती है और sp3 होती है डायमंड की, ये पूछ सकते हैं इस बार ग्रेफाइट की या डायमंड की। दूसरी बात है डायमंड जो है वो सबसे हार्डेस्ट होता है, ग्रेफाइट स्मूथ स्लिपरी और गुड कंडक्टर होता है। और इनका स्ट्रक्चर फुलरीन फुटबॉल शेप का होता है, ये पहले पूछ लिया, 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन होते हैं। इनकी शेप नहीं पूछी, डायमंड की शेप 3D होती है, ग्रेफाइट की हेक्सागनल शीट्स लेयर्ड होती हैं, हेक्सागनल शीट, ये इस तरीके के हेक्सागन लेयर्ड होते हैं, एक के ऊपर एक नीचे ऐसे करके, ठीक है, ये होता है। और ये क्यों इतने तरीके के कार्बन क्यों मिलते हैं, क्योंकि कार्बन की वर्सेटाइल नेचर है, कैटिनेशन और टेट्रावेलेंस की वजह से। ये 2 प्रॉपर्टी हैं, क्या है ये 2 प्रॉपर्टी, कैटिनेशन है एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद सेल्फ, खुद के साथ ही जोड़ा बना लेता है कार्बन, तो एक तो ये अच्छी प्रॉपर्टी है, इस वजह से ज़्यादा कंपाउंड्स बनते हैं। दूसरा टेट्रावेलेंसी, 4 वैलेंसी, 4 जगह जाके जुड़ सकते हो, 4 जगह से दे सकते हो कार्बन को, तो इसीलिए जो है कार्बन ज़्यादा अपने कंपाउंड्स बनाता है। अब कार्बन के 2 कॉमन कंपाउंड्स है, इथेनॉल है CH3CH2OH, जिसको अल्कोहल बोलते हैं हम, दारू विस्की ब्रांडी सब में यही मिलता है। दूसरा इथेनॉइक एसिड है जिसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं COOH ग्रुप, ठीक है, COOH, इससे कुछ भी जुड़ा हुआ हो R तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। वीक एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है।
तो अगर पानी के अंदर 5 से 8% इथेनॉइक एसिड डाल दोगे ना आप, तो वो बन जाता है विनेगर। विनेगर को आप यूज़ करते हो अचार बचार के प्रिजर्वेशन में। अब एक रिएक्शन होती है एस्टरिफिकेशन, अगर आप इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड दोनों को मिला दोगे एसिड की प्रेजेंस में तो एस्टर बन जाता है। एस्टर जो है वो इस तरीके का एक कंपाउंड होता है, ये एस्टर कंपाउंड है, ठीक है। अब इस एस्टर कंपाउंड में अगर आप NaOH डाल दोगे ना, ये इंपॉर्टेंट है, तो सेपोनिफिकेशन एक रिएक्शन होती है और सोप बन जाता है। अब सोप होता क्या है ये ध्यान रखना, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने अभी देखा था कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH, इस पर कुछ जुड़ा हुआ हो, तो ये जो H है ना, इस H की जगह अगर सोडियम आ गया तो हम इसको बोल देते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और यही सोप होता है। तो सोप की अगर कोई आपसे पूछ ले केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं सोप, साबुन। और ये साबुन मिसल फॉर्मेशन के द्वारा ऑयल वगैरह गंदगी वगैरह को हटाते हैं। जैसे मान लीजिए बीच में गंदगी है तो हाइड्रोफोबिक एंड यहाँ जुड़ जाता है, फिलिक यहाँ हो जाता है, फिलिक खींचने लगता है फिर, और खींचते खींचते इसको हटा देता है। तो इसी से 2 क्वेश्चन ये पूछे थे, पहला विनेगर कि विनेगर होता क्या है ये पूछ लिया था, और दूसरा फुलरिन के बारे में 2 सवाल पूछे थे। एक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी चैप्टर है जिसमें आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ कंपाउंड्स, इसमें बस सिंपल सा पूछा था, वो आप इसमें से बता ही सकते हो। दैट्स इट, दिस इज़ ऑल अबाउट फर्स्ट ग्रेड साइंस।